नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। बिहार चुनाव में यकीन मानिए कि पूरे देश की दिलचस्पी होगी। उसकी दो बड़ी वजह, एक तो देश में पसरे बिहार के लोग, जिनसे अपने आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं बिहार की पॉलिटिक्स से। दूसरा, बिहार के चुनावों में पीक पर चल रहा है सियासी एपिसोड, जिसमें रहस्य, रोमांच, पारिवारिक कथाएं, गुनाह से सटी पथकथाएं भी चल रही हैं। सामान्य व्यक्ति भी इन्हीं सब वजह से बिहार के चुनाव में दिलचस्पी लेता है। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान की गूंज बिहार में उठी और पूरे देश में चली गई। ऐसे तमाम मुद्दे बिहार की सियासत को न सिर्फ गरमा रहे, बल्कि समीकरणों में भी बदलाव कर रहे हैं। हालांकि सभी चाहते हैं कि विरोधी उनकी बिछाई बिसात पर आ जाएं, ताकि पटकनी देने में आसानी ना हो। लेकिन असली सवाल सत्ता का है। पिछले चुनावों में जिस तरह 12 सीटों ने आरजेडी का खेल बिगाड़ा, उससे आरजेडी को लगता है कि इस बार भी वो बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहेगी। हालांकि कांग्रेस तेजस्वी पर राजी है या नहीं है, ये भी सवाल है। ओवैसी भी अब आ चुके हैं मैदान में। सवाल यही है कि सत्ता की चाबी आखिर किसके पास रहेगी। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। चुनावों की चौखट पर खड़े बिहार को इंतजार है चुनाव तारीखों के ऐलान का। इस बीच सीटों पर रस्साकसी चल रही है, जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं, जुबानी हमले किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार, सुशासन, गाली गलौज, पूरा एक्शन और ड्रामा बिहार की पॉलिटिक्स में चल रहा है। बिहार के सियासी एपिसोड किसी भी डेली सोप से ज्यादा पॉपुलर इस समय है। बिहार की सियासत में कई ऐसे फैक्टर हैं जो इन चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। पहले पीएम मोदी की मां का अपमान, बिहार में कानून व्यवस्था, जातीय समीकरण, मजहबी मसले, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भुनाने में पार्टियां लगी हुई हैं। बीजेपी और जेडीयू अपने सुशासन को मुद्दा बनाकर मैदान में विरोधियों पर हमले कर रही हैं। खासकर लालू परिवार के बिखराव और लालू राज के भ्रष्टाचार अपराध को उसने एजेंडे में शामिल कर लिया है। तो अब वो सिर्फ इसी इलेक्शन पर नहीं रह रहे हैं, अब वो 14 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में, 19 में, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जलसाजी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। वहीं तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के इस मुकाबले में कई बड़े पेच महागठबंधन में भी सुलझने बाकी हैं। मसलन आरजेडी की तरफ से तेजस्वी सीएम चेहरा है, तो इसे लेकर कांग्रेस चुप है। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे पर तेजस्वी का अलग स्टैंड है। हालांकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक दिखाने से दोनों पीछे नहीं है। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय संकल्प पत्र जारी करना बताता है कि बुनियादी मुद्दा जात के वोटों पर कब्जे की लड़ाई है। बिहार के पिछले चुनाव में आरजेडी का समीकरण बिगाड़ने वाले ओवैसी इस बार आरजेडी के साथ गठबंधन की जुगत में है और 6 सीटें मांगकर उन्होंने महागठबंधन के कुनबे से जुड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बात अलग है कि तेजस्वी की रजामंदी का इंतजार उन्हें अभी भी है। देखिए, अख्तर ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी। इन चुनावों के बीच प्रशांत किशोर अपने बयानों और रणनीति के साथ
सबका ध्यान लगातार खींच रहे हैं। कभी वो तेजस्वी पर हमला करते हैं, कभी राहुल, तो कभी बीजेपी पर। ये बात अलग है कि उन्हें वोट कटुआ से ज्यादा समझने को कोई भी पार्टी तैयार नहीं। कुल मिलाकर बिहार के चुनाव को चटखारेदार बनाने के लिए जो मसाला चाहिए वो सब है। हालांकि जीत के सब दावे कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि बिहार में सत्ता की चाबी आखिर किसके पास रहेगी? असुद्दीन ओवैसी की एंट्री से तेजस्वी के क्या समीकरण बदलेंगे? बिहार का एक और सवाल कि एनडीए के लिए 2020 की तरह राह आसान नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। राजेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। मधु मंजरी, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मधु मंजरी के पास चलूंगी। मधु मंजरी, हर कोई महागठबंधन में, हर कोई दल, राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहा है कि जमीन से जुड़कर वो इस बार कम से कम अपनी बेहतर उपस्थिति दिखाए। दो बड़े घटक दल, एक आरजेडी और एक कांग्रेस। कांग्रेस भी इसे कहते हैं ना कि कुछ टोटके होते हैं। भाई तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी हो गई तो सरकार बन गई, अब बिहार में सीडब्ल्यूसी हो रही है तो सरकार बनने जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, सबसे बड़ी जो आज की बात है, आज का जो बिहार के परिसीमन में जो बहस का मुद्दा है, यहाँ सबसे बड़ा चीज है कि ये नहीं मुद्दा है कि चाबी किसके पास होगा। मुद्दा यहाँ ये है कि बेरोजगारी, पलायन और जिस तरह से युवाओं को शिक्षा, रोजगार की जो बात आती है, किसानों के मुद्दे की बात आती है, तो आज बिहार इससे जूझ रहा है। और बिहार की जनता जो है उसी पे भरोसा करेगी जो बिहार में बेरोजगारी की बात करेंगे, बिहार में रोजगार की बात करेंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सही हो उसकी बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे और बिहार की कृषि व्यवस्था कैसे सही हो उस पे जो बात करेगा उसी पे काम है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डबल इंजन के एनडीए की सरकार जो मात्र सिर्फ वो जात पात हिंदू मुस्लिम करके ही आना चाहती है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, या तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हो या तो आदरणीय राहुल गांधी जी, दोनों सिर्फ बिहार के मुद्दे की बात करते हैं, बिहार की जनता की बात करते हैं, बिहार के उत्थान की बात करते हैं। तो बिहार की जनता किसे चुनेगी ये बिहार की जनता सक्षम है और बिहार की जनता जानती है कि कौन उनके मुद्दे की बात करता है, कौन काम की बात करता है, कौन रोजगार की बात करता है, और बिहार की जनता उसी के साथ जाए। राजेश सिंह जी, जवाब दे दीजिए। मधु मंजरी जी ने अपनी बातें उठा दी हैं, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए सर, आपने बोला है कि 20 के तरह कहीं खबर वाली बात जो आप बोल रहे हैं, 20 में हमारे एक साथी भटक गए थे। अच्छा। जिसके कारण तेजस्वी जी को आप देखे होंगे बहुत सारे सीट पर 30,000, 25,000, 32,000, 35,000 वोट हमारे साथी जो है सो ले लिए थे, जिसके कारण हमारा सीट और नीतीश जी का सीट कम हो गया। इस बार जो तेजस्वी जी की राजनीति है और कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस तो अपनी इतनी भी हैसियत नहीं रखती है कि एक सिंगल सीट पर भी चुनाव लड़के बिहार में चुनाव जीत जाए। हाँ, इतना जरूर फायदा हुआ है सीडब्ल्यूसी के मीटिंग से, राहुल जी की यात्रा से, बहुत सारी एक्टिविटी से, कि जो इनको बार्गेनिंग करने में जो तेजस्वी यादव कुछ सीट कम करने वाले थे, अब वो सीट कम नहीं कर पाए। आज स्थिति क्या है कि बिहार में जो विकास हुआ, हम आपके डाटा, आपके पास भी डाटा है, हमारे पास भी डाटा है, देश का सबसे ज्यादा विकास दर और विकास बिहार में चल रहा है। देखिएगा, देश का सबसे अच्छा रोड है, सब 24x7 देहाती इलाका में, गांव में बिजली जो है सो दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि अभी जितना पुल है, एम्स है, एयरपोर्ट है, शिक्षा है, लोगों का आय लालू जी के काल में 7,000 था, आज 85,000 है। इनका बजट 21,000 करोड़ था, 3,18,000 करोड़ है। देखिए, इस बार पहली बार हम गठबंधन के लोग मिलजुल के वोट को, माने बूथ से लेके प्रदेश तक जो विकास नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है,
इस बार कंफ्यूजन में नहीं रहने वाली है यहाँ की जनता, आप देख लीजिएगा। अब मुश्किल से 58 दिन बचा हुआ है कि इन लोगों का 20-25 सीट भी आ जाए तो बहुत मुश्किल का बात। यहाँ तो है कि पिछला चुनाव अभी अप्रैल में हुआ है तो हम लोगों का सीट बंटवारा 3 दिन में हो गया। आप देखिएगा कि दुर्गा पूजा के आसपास हम लोगों का बंटवारा भी हो जाएगा, नेता भी तय है, विजन भी तय है। जो विकास हमने किया है उस विकास के आधार पर जनता के पास जाएंगे और नीतीश जी का किया हुआ काम, नरेंद्र जी का कमिटमेंट के आधार पर हम लोग 225 सीट के फिर नई सरकार बनाएंगे और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन राजेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस, आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि कांग्रेस की जो CWC हो रही है, देश भर के नेताओं को बुलाकर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो ज्यादा असर करेंगे इस विधानसभा चुनाव में? आजादी के पहले CWC का यहाँ मीटिंग हुआ था। कांग्रेस को पूरा देश पर राज था। कांग्रेस यदि काम करती तो आज 10% 2-3 राज्य छोड़ के कहीं कुछ कांग्रेस का नहीं बचा है। आज देश का जो बुरा हाल हुआ है उसमें कांग्रेस का योगदान है। आप एक मानव देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह पर है। एक देश में 2 झंडा की बात करते थे, पर्टिकुलर जाति धर्म की बात करके किसी जाति विशेष और धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की आप बात करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा सोचते हैं? आप सोचिए, आज की मैं बात करता हूं कि एक मुसलमान फैमिली हमको फोन किया। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से जी हमने पूछा कि आपके परिवार में कितना मेंबर है? तो 13 मेंबर। हमने कहा कि आप लोगों को अनाज मिलता है? तो हाँ मिल रहा है। हम कहे कि पापा का तबीयत का क्या हाल है? तो बोले कि आयुष्मान कार्ड हमको मिला है जिसके कारण आज पापा का हमारा जान बच गया। हम के लिए आप वोट क्यों नहीं आप लोग नरेंद्र मोदी जी को देते हैं? तो बोला कि सर हम सबको नहीं समझा सकते, यहाँ के नेता लोग जो है ना दिमाग में जो बीजेपी का डर की बात करते हैं। तो सर ये आयुष्मान कार्ड कोई सोच सकता था, कोई गरीब सोच सकता था कि 15 करोड़ खाता खुल जाएगा? नहीं, आपको वाकई कोई ऐसा आदमी मिला था या फिर मधु मंजरी को आप सुनाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, देखिए सर, मैं मधु मंजरी जी हमारी परिचित है, मैं हम एक दूसरे से बड़ी तरह जानते हैं, कोई बनावटी बात मैं नहीं करता। मैं बड़ा हितैषी बन रहे हैं सर, मैं अपने मोबाइल में बता सकता हूँ, जी टाइम भी बता सकता हूँ, नाम भी बता सकता हूँ, गाँव भी बता सकता हूँ। राजेश जी कहानी अच्छी है आपकी। एक बात बताइए, पिछला लोकसभा चुनाव में पूरे देश में, मैं बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया? दूसरी बात बताइए, पिछला बिहार विधानसभा में राजनीति में नहीं, तो मधु जी उनका ये मानना है ना, उनका ये मानना है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे दिया, उन्होंने बाकी सरकारी योजनाएं दे दी, टिकट देने की जरूरत नहीं है, मंत्रिमंडल में शामिल करने की जरूरत नहीं है। टिकट दिया। दूसरी बात, अगर छोड़ दिया, आगे अभी जस्ट विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, अब्दुल कलाम जैसे शीर्ष पद पर राष्ट्रपति के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ऐसी सीट मत बनिए। क्या उनका सम्मान, देखिए नहीं देंगे हमारे, उनको सम्मान नहीं देंगे आप? लॉलीपॉप सिर्फ देना चाहते हैं? नहीं, लॉलीपॉप की बात नहीं करते हैं। आपने कांग्रेस की औकात की, हमारा पार्टी जो है ना, राजेश जी आपने कांग्रेस की औकात की बात बताई, सब समाज के लेके चल दिया है। और एक बात मधु मंजरी जी जान लीजिए कि सबसे बड़े पद पर हमने आपकी बार नीतीश सरकार APJ अब्दुल कलाम जी को मैंने बैठाया था। आपकी पार्टी ने राष्ट्रपति जी को भी कलंकित किया है। उस पे लिखा हुआ अब की बार NDA सरकार, तो आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि आप नीतीश? आप बेवकूफ नहीं बनाइए, बिहार की जनता बहुत समझदार है। और जहां बात करते हैं कांग्रेस की औकात की, तो क्या बीजेपी को औकात है? अब गए माघ 9-29 दिन, अब करने का क्या है? करने का क्या है? अब तो डिसीजन का समय आ गया है ना, डिसीजन का समय आ गया, जनता का फैसला का समय आ गया है। चुनाव आयोग जल्दी जो इलेक्शन की घोषणा करने वाली है, सब चीज फाइनल हो जाएगा। जनता एक क्यों नहीं हम लोग आज सत्ता में आ रहे हैं? 90 के बाद, 95 के बाद लालू जी कहाँ सत्ता में आए हैं? पार्टी होकर कांग्रेस के बैसाखी पर चले हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी 96 गठबंधन में चल रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी होकर के फिर भी आप नीतीश कुमार जी के चेहरे पे क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा बिहार में चेहरा नहीं जिससे बिहार की जनता भरोसा कर सके?
दूसरी बात, हमारे पार्टी के माइनॉरिटी की बात करते हैं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष में जितनी कैपेसिटी है ना कि मुख्यमंत्री के गति को संभाल सकता है, आपको जानकारी ठीक से ले लीजिए। जी, तो मंडल, किसी मंडल अध्यक्ष को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, योग्य व्यक्ति मंडल अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, लेकिन क्यों चेहरा क्यों नहीं है? चेहरा क्यों नहीं है? अरे राजेश जी, चेहरा क्यों नहीं है? राजेश जी सुनिए, हो सकता है, अच्छी बात है, बीजेपी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, योग्यताओं की कमी नहीं है, बीजेपी में योग्यताएं भरी पड़ी हैं, लेकिन जब चचा नीतीश कुमार चलेगा, सुन लीजिए, अरे राजेश जी सुन लीजिए, अरे मेरी भी तो नहीं, सवाल मत पूछिए, सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, मेरे को जवाब दे दीजिए। जब नीतीश कुमार जी चले गए थे तेजस्वी के साथ और उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, तो ऐसे नीतीश कुमार को फिर काहे को वापस ले लिया? और ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी ने काहे को मुख्यमंत्री बना दिया, जब अगर टैलेंट की कमी है तो? भरा पड़ा टैलेंट। मनोज जी, मैंने बिहार के विकास के लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत थी, इसलिए मैंने नीतीश जी के ले लिया, और नीतीश जी हमारे पास टेस्टेड थे। नीतीश जी जब आए तो नीतीश जी ने एक बात कहा कि हम वहां पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, जो घोटाला, जो परिवारवाद, जो जिस तरह का माफियागिरी चल रहा था, तो मैं परेशान हो गया था। एक बात आप जान लीजिए कि आरजेडी परिवार में विधान परिषद का नेता हो, विरोधी दल का नेता हो, डिप्टी सीएम का नेता हो, सीएम का नेता हो, परिवार का ही हो सकता। दूसरा, अभी प्रेजेंट में भी है, राबड़ी जी विधान परिषद में नेता हैं, तेजस्वी जी विधानमंडल दल के विरोधी दल के नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत अच्छे लीडर हैं, सब पार्टी में उनकी एक इज्जत है। तो सर, मैं बता रहा हूं कि उनके पार्टी में आज अब्दुल बारी सिद्दीकी को कोई पोस्ट, कोई पद क्यों नहीं दे दिए? बहुत मुसलमान की बात करते हैं, पता ही नहीं है। पहली बात का आप जानकारी कीजिए ना। नहीं, पूरी तरह जानकारी है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता पिछले 27 साल से है मनोज जी। हमारे पार्टी में न कोई जात है, न धर्म है, जानकारी इकट्ठा करके बोलना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, आदरणीय लालू जी के बाद उन्हीं का पद है। जी, आपको जानकारी नहीं, आप बताइए, बिना जानकारी का बात कर रहे हैं, जानकारी होनी चाहिए ना। आप राबड़ी जी क्या है? विधान परिषद में नेता हैं। तेजस्वी जी क्या है? विधानसभा में नेता हैं। क्या आपके पार्टी में लालू जी के परिवार से छोड़ के कोई अलग कोई बात, बड़े पद की बात करता है क्या? मधु मंत्री जी कोई बात करता है, कभी सुने हैं क्या? मैं तो देख रहा हूँ पिछले 98-97 से देख रहा हूँ इस चीज को। बिहार की जनता ये डिसाइड करेगी कि बिहार की जनता डिसाइड कर चुकी है। फिर से नीतीश कुमार, फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डिसाइड कर चुका है कि इस बार जो है सो नीतीश कुमार, आप लोगों का इस बार बोरिया बिस्तर पूरी तरह समटा जाएगा। पूरी तरह बोरिया बिस्तर समटा जाएगा। एक भी आपके यहाँ नेता तो है नहीं। बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे यहाँ नेता नहीं है। सम्राट जी नेता नहीं है क्या? हमारे यहाँ सम्राट जी नेता नहीं है। हमारे यहाँ बिहार के मुद्दे की बात कीजिए। नहीं है क्या? नहीं, राजेश जी, आपके पास क्या लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी के अलावा कोई मुद्दा है वोट मांगने के लिए? अगर मुद्दा है तो उस पर बात कीजिए ना। बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है। हम लोगों के पास एक ही मुद्दा है, विकास। हम लोग कर रहे हैं, विकास करते हैं। भाषण शुरू ही होता लालू जी से शुरुआत होती है। किस तरह का चीज है? अगर 20 साल में आपके पास नहीं है सुनाने के लिए बिहार की जनता को कि कितनी फैक्ट्रियां आया बिहार में, कितने लोग पलायन रुका, चीनी मिल खुला कि नहीं खुला, कितने महिलाओं के लिए कितने बलात्कार हर रोज जो यहाँ हो रहा है। अब महिला की बात हमारी बहन कर रही है। लालू जी के शासन में महिला घर से निकलती थी, आज महिला की बात हमारी बहन कर रही है कि महिला की बात लालू जी की पार्टी के लोग करेगा। सुशासन के बाद की बात सबसे बड़ी बात है कि 20 साल बाद भी आपकी राजनीति आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से शुरू होता है और वहीं से आपका भाषण भी शुरू होता है। आपका केंद्र से लेकर राज्य से सब लोग जो है बिना लालू जी का बात किए हुए नहीं अपना कंप्लीट कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि बिहार जो है
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बिना नहीं आगे चल सकता। अच्छा राजेश जी, राजेश जी एक सवाल मेरा है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय कर चुकी है कि उसे सरकार में किसे बिठाना है, लेकिन सीडब्ल्यूसी में मैं सुन रहा था, भाषण भी सुन रहा था, वो कह रहे थे, जयराम रमेश ये कह रहे थे कि साहब अभी तो एक छोटा सा बम, फिर हाइड्रोजन बम, अभी तो राहुल गांधी के पास न जाने कितने बम बचे हुए हैं फोड़ने के लिए, और जब बम फोड़ेंगे तो फिर तमाम सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। और वहाँ कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं कि अभी तो ये वोट चोरी सरकार कर रही है, ये आ गए तो पूरी ज़मीन चोरी कर लेंगे। देखिए सर, अभी जमीन चोरी करने के केस में या बिल्डर के धमकाने के केस में आरजेडी का एमएलए, इनके सहयोगी का एमएलए भागलपुर के सेल में बंद है। पूरी जनता जानती है कि आरजेडी और कांग्रेस का सरकार आएगी तो बिहार में क्या होगा, और टेस्ट भी ले चुका है। बीच में तेजस्वी जी के भी सरकार, एक मिनट मधु जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा बात को कंप्लीट करने दीजिए। एक बात आप जान लीजिए सर कि अभी कांग्रेस अपना टेस्ट दे चुका है। लोकसभा के चुनाव बिहार में हुआ था, 80% सीट हम लोग जीते थे। ये लोग 1 लाख वोट जो है सो बोले थे कि 1 लाख रुपया जाएगा, एक बार में जाएगा, वोट को कन्फ्यूजन किए। शाहबाद में ये लोग, तेजस्वी जी, राहुल जी एक साथ गठबंधन करके एक गाड़ी चला रहा है, एक बैठे हुए हैं, बढ़िया से रैली किए शाहबाद में। क्या परिणाम हुआ देखिए सर, एक बात जान लीजिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है मनोज जी, यहाँ पर सीधा कंफ्यूजन जी है कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता है, विकास का रोल मॉडल है, परिवारवाद से दूर है, स्वच्छ छवि है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी, मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी, इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि पांचों लोग विकास के लेके, बिहार के लेके एक मजबूत गठबंधन के साथ बूथ से लेके और प्रदेश तक एक मन बना चुके हैं कि इस बार लालू जी जो कंफ्यूज करते हैं, कांग्रेस जो कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इस बार इनका कंफ्यूजन करके पूरे सुपरा नेता विरोधी दल होने लायक नहीं रहेंगे। सर एक बात आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत बिहार में यही है कि अपने बदौलत एक सीट भी चुनाव नहीं जीत सकते, जो हकीकत बात कीजिए ना। क्या आप अपने बदौलत भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़के भी अपने दम पर अपनी औकात, क्यों आज भी आपको जरूरत पड़ता नीतीश कुमार जी का? अभी कांग्रेस दिल्ली लड़ी है, दूसरी बात क्या बिहार के हुआ सर, पूरा 0/0 हुआ। तो कांग्रेस का तो स्लोगन बदला है। लालू जी के बैसाखी पर कांग्रेस कुछ चलना चाहती है, लालू जी को भी इस बार बोरिया बस्तर बांधने के लिए जनता तैयार है। अब की बार चिराग जी चुनाव लड़े थे, आप छोटा सा समीकरण सब देख लीजिए, छोटी सी बात देख लीजिए कि महुआ सीट इसलिए जीत गई आरजेडी कि वहां चिराग जी के पार्टी ने 30,000 वोट काट लिए। ऐसा सैकड़ों विधानसभा का सीट है जिस पर चिराग जी के लड़ने से हमारे वोट हुआ बटा। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, जेडीयू को खत्म करने के लिए छोड़ी थी। आप देखते रहिएगा कि पहले इन लोग नेता तय कर ले, बात ले, विकास तो इन लोगों का सपना है, विकास से इन लोगों को मतलब नहीं। सहयोगी दल को बर्बाद करने में आपने चिराग पासवान को भेजा था, इसका मतलब ये मानते हैं ना आप मानते हैं कि बीजेपी का प्लान था तो जाकर के चिराग पासवान को भेज करके जो जेडीयू की लंका में आग लगाने का काम किया है। बीजेपी हमेशा यही करती है, अपने सहयोगी दल को खत्म आप अपने पास नीतीश जी को क्यों नहीं रख लिए थे? आपके पास तो नीतीश जी गए थे, क्यों नहीं रख लिए थे? नीतीश कुमार क्यों नहीं रख लिए थे नीतीश को? नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल गठबंधन है। आगे कर करके अब किस तरह का खेला कर रहे हैं बिहार की जनता जान रही है। किस तरह से चिराग पासवान को आप आगे कर करके जेडीयू को खत्म करने के लिए मधु जी, वही जो आपके जो है ना डिप्टी सीएम रेखा बांध के घूम रहे थे और बोलते थे नीतीश कुमार जी का सत्ता से गिराना है, लेकिन आज वो मुरेठा भी खुल गया। तो क्या जेडीयू? मधु जी एक सवाल आपसे भी है मेरा, मधु जी एक सवाल मेरा आपसे भी है। सवाल ये है कि बिहार के नेता तो कह रहे हैं कि साहब सबसे बड़ा दल महागठबंधन का आरजेडी है और महागठबंधन के सबसे बड़े दल और नेता के तौर पर निश्चित तौर पर तेजस्वी हैं, लेकिन दिल्ली से आए हुए नेता, चाहे वो कांग्रेस प्रभारी हों या सीडब्ल्यूसी के तमाम नेता हों, वो अभी तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है।
और ये जो CWC की बैठक है या कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है, ये एनडीए को दिखाने के लिए है या अपने आप को बड़ा भाई बताने के लिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करती है। कांग्रेस हो, माले हो, वीआईपी, अगर सब लोग अपने तरीके से मजबूत होंगे तब भी हम सब मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि अगर मुट्ठी बनाना तो हर उंगली को मजबूत होना पड़ेगा। महागठबंधन में हर पार्टी मजबूत होगी तभी महागठबंधन मजबूत होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को छोटा दिखाने के लिए कोई किसी को बड़ा दिखाना, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारा इतिहास देख लीजिए कि हम अपनी पार्टी को खत्म करने का काम नहीं करते, लेकिन वही बीजेपी वाले जो पिछले बिहार विधानसभा में भी दिखे कि अपने हनुमान को भेजकर कैसे जेडीयू को खत्म करने का काम किया। हम लोग सब लोग मजबूती के साथ। दूसरी बात है, जो महागठबंधन का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि बार बार हम किसी भी कहीं भी बोले कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। ये बताने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, ये सबको नहीं है। नहीं मधु जी, इनके पास अभी नेता ही नहीं तय हुआ है। बाराती लगने के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हा का पता नहीं है कि बाराती कांग्रेस के प्रभारी मधु जी, कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि अभी हमने मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया, वो तो हम चुनाव के बाद तय करेंगे। ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया जाएगा। आपका स्लोगन चेंज हो जाता है। आप बोलते हैं अब की बार आपका सभी गाड़ियों में लगा हुआ है अब की बार एनडीए सरकार, ये नहीं लगा हुआ है कि अब की बार नीतीश सरकार, जबकि पिछला हर इलेक्शन में अब की बार नीतीश सरकार लग रहा है। सिर्फ ये नीतीश सरकार की बात जेडीयू वाले ही बोलते, लेकिन एनडीए के किसी भी गाड़ी में, किसी भी बैनर में कहीं भी नहीं है। तो आप पहले अपनी बात करें ना, आपके अंदर भी। और एक और बात बताइए, आपके यहाँ जो हम पे आप उठाते कोई नहीं उठ सकता, तो क्या आपके यहाँ चिराग पासवान है, युवा है, सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, तो उनको आप सीएम फेस के लिए क्यों नहीं आगे करते हैं? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि कोई दलित सीएम बने बिहार का, या फिर सीएम दलितों का सिर्फ आप वोट लेना चाहते हैं? खुद तो बात कीजिए ना, अपनी बात कीजिए। आप क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ सीएम फेस जो है जो चिराग पासवान होंगे, तो अपनी बात तो आप बोलेंगे नहीं। आपके यहाँ ही कितना टूट है चिराग पासवान जी और मनोज जी, मैं इनको थोड़ा चुप कराइए, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, जवाब देना चाहता हूँ। राजेश जी कुछ बोलने, एक बार जवाब ले लेते हैं। एक बार राजेश जी कुछ जो जवाब ले लेते हैं, बोलिए राजेश जी। मैं इनको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दलित भी है, आदिवासी भी है, अति पिछड़ा भी पीएम है। वो तो महागठबंधन में भी है, अच्छा आरजेडी में भी है, कांग्रेस में भी है। देखिए ये कहना कि दलित को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, इस बात पर हम जवाब दिए हैं कि दलित भी हमारे यहाँ सीएम है। मुख्यमंत्री का चेहरा का घोषणा अभी हमारे यहाँ सीएम की वैकेंसी एक ही आदमी के लिए है, जिसका नाम नीतीश कुमार। वहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ सीएम का वैकेंसी, आपके यहाँ तो पद मिला नहीं है, तो कांग्रेस जान रही है कि भाई हम अपना मिट्टी थोड़ा सा उर्वरक कर ले। आरजेडी, अरे कांग्रेस को तो खोने के लिए मनोज जी कुछ है नहीं बिहार में, और आरजेडी को 75 सीट है, आरजेडी को 75 सीट है, और 75 सीट कैसे 20 सीट में आएगा? वो आपस में ये लोग, कांग्रेस अपना खेत बनाने में लगा हुआ है। अब देखिए ना कि सिरफुरवन में क्या होता है, अभी सीट बंटवारा बाकी है। आपके सहनी जी कह रहे हैं कि हम तो डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता कर ही नहीं सकते हैं, संतुष्ट कर पाएंगे या फिर सीएम से नीचे समझौता कर ही नहीं सकते हैं। और 60 सीट हमको चाहिए, वाम दल अलग कर रहा है कि हमको इतना सीट चाहिए। तो अब देखिए ना, इन लोगों का तो, हम लोगों का तो है कि दुर्गा पूजा के बाद बैठेंगे, 2 दिन में सीट बंटवारा हो जाए। कम से कम 20 सीट दीजिए ताकि हम अपनी पार्टी को बचा सके। 10-12 जीत पाएंगे तो पार्टी को बचा सकेंगे। वो मीडिया में आकर के सब उस पे क्यों नहीं जवाब देते हैं? आप निश्चिंत रहिए, आपको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे घटक दल कर देंगे कि हम लोग ने आपस में सीट का बंटवारा कर लिया है। अभी तुरंत आपको ये न्यूज मिलेगा कि हम लोगों ने आपस में बैठ के सीट का बंटवारा कर लिया है, और 5 आदमी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उपेंद्र जी, मांझी जी और चिराग जी, ये सब आदमी रहेंगे उसमें।
और देख लीजिएगा कि हमारा सीएम भी फेस है, मैंने जो विकास का काम किया है वो भी जनता के पास लेके जाएंगे। नहीं, ये बात तो मधु जी, ये बात तो सही है। राजेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो एनडीए है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने भी कहा है कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार है, तो हमारा चेहरा नीतीश कुमार है। यही बात मांझी जी ने भी कहा, यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, और यही बात बीजेपी भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस को जो प्रभारी हैं अल्लाह वरू, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देखा जाएगा। साहब जी मनोज जी, हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं चलता। हमारे यहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। हमारे यहाँ हर पार्टी को अधिकार दिया गया है, वो मांग सकता है, वो बोल सकता है, अपने अधिकारों की बात कर सकता है। वहीं पे आप देखेंगे एनडीए में ऊपर से फरमान आता है, हिटलर शाही वाली बात है कि तुमको इतना दिया जाएगा, तुम मुंह नहीं खोलोगे, नहीं तो बाहर जाओ। तो इस तरह का हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम बात ही नहीं करते, हम सबको अधिकार भी देते हैं कि सब अपने अधिकार की बात करें, मांगे। नहीं, आपके यहाँ कोई मांगने का हिम्मत ही मधु नहीं जी, कर सकता, क्योंकि मधु जी आपके यहाँ कहाँ लोकतंत्र है? आपके यहाँ पर कहाँ लोकतंत्र है? तेज प्रताप कह रहे हैं कि बड़ा संकट आ गया है, सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा। तेज प्रताप जाके तेजस्वी जी के क्षेत्र में कहते हैं कि भाई यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, कभी देखने नहीं आया है। बताइए तो जो नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के कृपा से आज राघोपुर में जो 6 लेन ब्रिज बना है, जो 10 मिनट में, जो 10 घंटा में आदमी नाव से आता था गंगा पार करके 10 मिनट में वहां पहुंच रहा है। उनके भाई जाके बाढ़ पीड़ित को मदद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा भाई यहाँ कभी नहीं आया। जंगल राज नहीं, वहाँ जंगल राज विकास की बात कर रहे हैं। नाव पर चलाने वाला आदमी या नाव और बाढ़ में डुबाना आदमी वाला विकास की बात कर रहे हैं। संदर्भ में चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं? हर रोज हत्या है, हर रोज घर में अपना घर में एक महिला का न्याय दे ही नहीं पाए, और न्याय की बात, महिला का न्याय और महिला की बात करते हैं। पेपर लीक का नहीं, ये चिराग पासवान जी कर रहे हैं, आप ही के सहयोगी दल बोल रहे हैं, जो आपके अलायंस में है। क्या चिराग पासवान जी नहीं बोल रहे हैं? बिहार के चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान है, और चिराग पासवान बोले हैं कि नीतीश जी हमारी नेता है और हम जो है तो हम गठबंधन का साथी है, हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और इस बार सुपरा साफ हो जाएगा आरजेडी का। बिहार के संदर्भ में बोले चिराग पासवान जी हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना एनडीए वाले, उनके सम्मान ही नहीं करते। बात कीजिए ना, एक दलित का बेटा बार बार बिहार के संदर्भ में बोल रहा है वो जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज हो गया है। बिहार की पुलिस सुनती नहीं है, बिहार की पुलिस दारू में लिपटी हुई है, दारू पकड़ने में लिपटी हुई है, बिहार का पूरा व्यवस्था ठप हो चुका है। ये चिराग पासवान जी का बोलना है, वो आपके गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, फिर भी आप उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं, यही बोलना चाहते हैं कि एक दलित का बेटा अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों की कोई वैल्यू ना दिया जाए, उसकी बातों की कोई वजूद नहीं है, जो बार बार चिराग पासवान बिहार के संदर्भ में बोलते आ रहे हैं। अच्छा राजेश जी एक चीज बताइए, एक चीज उनको जगह दिए हुए हैं ना। अच्छा राजेश जी एक चीज बताइए, राजेश जी एक चीज बताइए, बिहार की राजनीति में एक नया प्लेयर आया और वो प्लेयर ये कहता है कि साहब 60% लोग, प्रशांत किशोर कहते हैं कि 60% लोग बिहार की राजनीति में बदलाव चाहते हैं। ये वही प्रशांत किशोर है जो दावा करते हैं कि 2014 का चुनाव तो मैंने जितवाया एनडीए को। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जी क्या दावा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन बिहार की जनता मनोज जो गड्ढा कांग्रेस ने और आरजेडी ने गड्ढा जो बना दिया था, विकास के गड्ढा को खत्म किया था, आज आप बिहार आइएगा तो आपको गर्व महसूस होगा। यहाँ की रोड, यहाँ की पुल, रात में जगमगाहट वाली बिजली, और 12-1 बजे आप देखिएगा कि मेरी ड्राइवर, मेरी माताएं बहनें कुल्फी खा रही है तो लगे कि एक नदी बॉम्बे और दिल्ली में हम बिहार में हैं। तो अब ये जनता जो है सो कभी नहीं चाहेगी कि वो पुराने दिन में हम आए। और प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं तो अभी बिहार की राजनीति में 2 साल से वो प्रयास कर रहे हैं, जनता के नब्ज को टटोल रहे हैं। अभी 5, 7, 10 साल लगेगा तब वो जाके सही बात और सही जानकारी होगी। चुनाव में आ रहे हैं, जनता का फैसला होगा, उनको कितना
जनता का मैंडेट मिलता है, कितना % वोट मिलता है, कितना सीट जीत के आते हैं। तो अब तो फैसला की घड़ी है। 60 दिन से कम, 24 नवंबर से पहले सरकार बन जानी है कानूनन रूप से। आज हम लोग 24 नवंबर की बात कर रहे हैं, तो 10 दिन पहले तो रिजल्ट और चुनाव आयोग घोषणा कर ही देगी। अब तो गए माघ 29 दिन, अब तो कुछ मनोज जी बचा नहीं है। अब तो है कि नीतीश जी को दोबारा गद्दी पर आना है और तेजस्वी जी और उनके परिवार को सुपरा साफ हो जाना है। जिस तरह 10 में हुआ था, इस बार उसी तरह इस बार इनका सुपरा साफ हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस इसमें वो काम किया है कि अपनी राजनीति अपने वोट के जगाएगा, जिसके कारण जो उनका बचा खुचा जो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है आरजेडी का, वो भी खत्म हो जाएगा। अब हो सकता है कि इन लोगों के सीट बंटवारा के चक्कर में नूरा कुश्ती लोगों का भी 2-4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। न नेता तय है, न सीट मधु जी। अब राजेश जी ने तो बात ही खत्म कर दी है। राजेश जी ने कह दिया कोई मतलब ही नहीं है, चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, सवाल जवाब उठाने का कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता तय कर चुकी है, एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आ रही है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। खाम खाम क्यों मेहनत कर रही है राजनीतिक पार्टियां? इनको ना बहुत मुंगेरी लाल के जो मेहनत की है 2024 में मेहनत की है। 80% सर 80% डिस्टिंक्शन मार्क्स से हम पास किए हैं बिहार में। मैंने 32 सीट पार्लियामेंट के चुनाव में लाए हैं। अभी बाई इलेक्शन है, उसमें 100% स्कोरिंग किए हैं। आरजेडी का सीट हमने जो भी 4 सीट पर चुनाव हुआ था, 4 के 4 मैंने जीता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब किसी की चर्चा होने की जरूरत नहीं। अब किसी चीज की चर्चा क्या होगी? ये लोग डफली बजा ले, 30, 40, 45 दिन की बात है, बजा ले डफली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने तो किया है ना सर। अभी 6 महीना पहले 100% बाई इलेक्शन में सीट, और सभी सीट आरजेडी का था, उस सभी सीट विरोधी का था, मैंने जीता है। 1 साल पहले, 1.25 साल पहले चुनाव हुआ है पार्लियामेंट पर। 80% जब मार्क्स होता है तो उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स करता है। हमने डिस्टिंक्शन मार्क्स जनता के आशीर्वाद से प्राप्त किए हैं और लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने बना के फिर प्रधानमंत्री बनाया है। अच्छा, तभी राजेश जी तभी हर कैबिनेट में सरकार के फैसलों में फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं आप। 20 साल से सत्ता में, तो फ्री की रेवड़ियां बांटने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जनता तो खुश है। सर एक चीज हमको बताइए कि 2005 में जब नीतीश जी आए थे तो फ्री की रेवड़िया में सर साइकिल, क्या फ्री की रेवड़िया थी? साइकिल योजना जो लागू किए थे, तो 5 साल बाद चुनाव था। पोशाक योजना जो महिला के लागू हुआ था, पंचायती राज में आरक्षण लागू हुआ था, जो वेतन नहीं मिलता था, क्या वो नया पर इलेक्शन था इसलिए लागू? सर सरकार में बजट कम थी, हमारे पास बिजली नहीं थी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। मैंने पूरी तरह हम सब चीज को पहले तैयारी किया, इसके बाद जाके सर मैंने रेवड़ियां नहीं बांटी है। जब हम अब बांटने लायक हो गए हैं तभी बांटे हैं। अच्छा, तभी बांटे हैं। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कोई फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटे हैं सर, हम तैयारी किए हैं। हमने 125 यूनिट बिजली इसलिए दे रहे हैं कि पहले सिर्फ गवर्नर हाउस और सीएम हाउस में बिजली जलती थी, अब गरीब के घर में बिजली जलती है। और 125 यूनिट, आपको एक जानकारी बता दूं कि 60 लाख लोग, 60% लोग 125 यूनिट बिजली उपयोग भी नहीं करते। जो हमने बांटा, मैंने जो फ्री किया है, तो हमने तैयारी करके और उसको मधु जी मानने को तैयार नहीं है राजेश जी। देखिए, राजेश जी से कांग्रेस को बताना चाहिए कि बिहार आज कितना बिजली उत्पादन कर रही है ना, कितनी 15 पैसा जनता के पास पहुंचता है। आज तो स्थिति है कि कितना रोजगार बिहार में है, इसमें भी बात करनी चाहिए। 20 साल के बाद भी आज आप महिलाओं को विकास और शांति से कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इन लोगों को। बताइएगा, महिलाएं 10,000 में कौन सा रोजगार करेगी? आप बेवकूफ मत बनाइए। जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आप 125 यूनिट बिजली देते हैं और ऊपर से लगाते क्या है कि 3 साल तक सोलर पैनल लगा लेना है।
ये बेवकूफ मत बनाइए, बिहार की जनता जागरूक है। जब हमने बोला कि माई बहिमान योजना के तहत तो आपने 10,000 रुपए कैबिनेट, अगर 20 साल में इतना ही आप काम किए हुए होते तो आपको जरूरत नहीं पड़ती ये इलेक्शन से 1 महीना पहले इस तरह की घोषणा करने का। और जब वो भी कि हमारे मैनिफेस्टो में आता है तब आप बात करते हैं। आप बताइए ना कि 15-15 हजार रुपए कब आएगा लोगों के अकाउंट में, सॉरी 15 लाख रुपए कब आएगा? 15,000, अच्छा 15 लाख ना, वो दे भूल गई थी, असल में बहुत दिन हो गए ना, आ नहीं पाए, इसलिए वो 15 लाख की जगह 15,000 बोल गई। राजेश जी, बिहार की जनता भी भूली नहीं है। आप ये बताया ना, दीजिए आप अकाउंट में। आप फैक्ट्रियां लाने की बात कहते थे, मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाने की बात किए थे, पटना यूनिवर्सिटी को, ये चीनी मिल, राजेश जी ये चीनी मिल चिपक गई है आपके ऊपर, एक भी काम हुआ बिहार के लिए? चीनी मिल चिपक गई। मनोज जी एक बात मैं बता रहा हूँ कि आज बिहार में एक एम्स जो हुआ वो बीजेपी की सरकार हुआ उसका दिन, आज दूसरा एम्स, तीसरा जब फिर बीजेपी आई है उसका दिन। पूर्णिया से दरभंगा से का विकास जो है सो बीजेपी का दिन है। पहले तो आदमी घर से लेके और एयरपोर्ट पहुंचने की बात करते हैं कि आप स्टेशन नहीं पहुंच पाते, 7 बजे शाम के बाद कोई निकल नहीं सकता। कंपेयर टू अदर स्टेट आज भी बिहार बहुत पीछे छूटा। विकास का मॉडल किसको मानते हैं सर? विकास का मॉडल कर रहे हैं आप राजेश जी? रोटी कपड़ा मकान को विकास का मॉडल नहीं मानते। उसका बिहार बहुत आगे बढ़ गया। चलिए समझ गए, मकान से आगे बढ़ गया। समझ गए किसके पास सत्ता की चाबी है, तो राजेश ने बताया। लेकिन अभी मंजरी कह रही है कि इंतजार करो, इतनी जल्दबाजी में मत रहो, थोड़ा चुनाव होने दो, परिणाम आने दो, उसके बाद तय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं मधु जी का, शुक्रिया करूंगा राजेश जी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं।